स्वागत है आपका शीतल जी, नई पीढ़ी नमस्कार। के मंच पर। आज हम लोगों का फ़ोकस उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में होगा, जी, जो कि हमेशा ही दिलचस्प होती है और उसका उसकी पेचीदगी ऐसी है कि जी, जिसको हमेशा सही तरीके से डिकोड करना एक चुनौती के तौर पे ही लिया जा सकता है। जी, जी, और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जो कि किसी भी सूबेदार यानी किसी भी अपने छत्रप की बगावत या उसकी स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी, सबको आला-कमान और ख़ास तौर से 2 व्यक्तियों नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अधीन होना ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है, जहाँ के मुख्यमंत्री अपना झंडा हमेशा बुलंद किए रहते हैं इन लोगों के मुकाबले। जी, वो केवल 2 ही लोगों के मुकाबले झंडा बुलंद करते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मुकाबले झंडा बुलंद करते हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मुकाबले झंडा बुलंद करते हैं। तो जी, जिनके जी, मुकाबले वो झंडा बुलंद करते हैं, जी, मुसलमानों से तो उनकी मुलाकात कभी होगी नहीं, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी से उन्हें मुलाकात करनी पड़ती है। जी, उन्होंने कल के दिन दिल्ली में आकर दोनों से भेंट की जी, और उस भेंट में हुआ क्या, क्या बातचीत हुई, किसी को कुछ नहीं पता। जी, तो हम लोग इस बातचीत के बारे में अगर कोई अंदाजा लगाएँगे तो अंधेरे बक्से में हाथ डाल के टटोलना ऐसा अंदाजा है। जी, लेकिन फिर भी यही राजनीतिक समीक्षा का आनंद भी है। जी, जी। तो आपको क्या लग रहा है? बताएँ कुछ? सबसे पहले तो आपको, परिवार को, सबको नववर्ष की बधाई और आपके जो आपको भी। दर्शक हैं उनको भी, सबको। जी। और इसके बाद जो आपने ये विषय रखा है, हुँ, आपसे जब फ़ोन पे बात हुई थी उसके बाद मैंने भी इसका फिर से एक हुँ। सरसरी निगाहों से तो चला जाता है, लेकिन फिर जी, उसको मैंने उस गंभीरता में देखा, जी। तो पाया कि उन्होंने, जो नए बने अध्यक्ष हैं, हुँ, उनसे भी मुलाकात की, जो पार्टी के अध्यक्ष हुँ, मिस्टर नवीन, और जो पुराने अध्यक्ष थे नड्डा साहब, उनसे भी मुलाकात की। हुँ, और बिल्कुल आपने सही बताया कि प्रधानमंत्री जी से एक अच्छी मुलाकात कह सकते हैं आप, हुँ, कि लॉन में धूप सेंकते हुए बैठा के कुछ वो बात कर रहे हैं। योगी जी अपनी उसी मुद्रा में हैं जैसा वो मोदी जी के सामने पहले भी रहा करते हैं, कुछ बताने की मुद्रा में। हुँ, और मोदी जी जो हैं वो गंभीरता से उसको, गंभीरता बनाए हुए उसको सुनने की मुद्रा में। हुँ, और जो कैमरामैन है वो अपना काम कर ही रहा था, हुँ, हुँ, और वो काम जो है हम लोगों ने उनके ट्वीट में देखा। हुँ, हुँ, इस बीच इसके बाद वो मिले उनसे भी। उन्होंने एक रेप्लिका भी कुछ छोटा-सा ले गए थे बना के, जो उन्होंने दिया है मोदी जी को, और एक किसी चीज़ का उन्होंने अमित शाह जी को भी दिया जब वो उनसे मिले, हुँ, और दोनों के चित्र में वो खड़े हुए हैं। हुँ, तो ख़ैर, मूल ये रहता है कि उनका जो थोड़ा बहुत प्रतिद्वंदिता जिसे कहते हैं, वो अमित शाह जी से तो रहती है, मोदी हुँ, जी से नहीं रहती। मोदी जी के मामले में वो बहुत सावधान रहते हैं, और हमेशा भाषा वगैरह से लेके हर चीज़ में हुँ, वो ये कोशिश करते हैं कि मोदी जी कहीं से ऑफेंड ना हो। हुँ, अमित शाह तो ऑफेंड हैं, और या प्रतिद्वंदी भी हैं उनके, क्योंकि जो इनका प्रोपेगेंडा है, उत्तर प्रदेश का जो सरकार का प्रोपेगेंडा मशीनरी है, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो हुँ, पिछले इनके टर्म में और उसके बाद दूसरे टर्म में आ जाने के बाद हुँ, बहुत एग्रेसिवली इस बात को देश भर में प्रचारित करता था। उसका बजट भी काफ़ी हो गया था हुँ, कि मोदी जी के बाद योगी जी ही विकल्प हैं। और इसको उत्तर प्रदेश से बाहर ज़्यादा लोग स्वीकार करते थे, उत्तर प्रदेश में उतने लोग कम स्वीकार करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी परीक्षा हमेशा एक मुख्यमंत्री के रूप में भी होती रहती है, जिसमें उनके लिए तगड़ी चुनौतियाँ विपक्ष की ओर से सामाजिक आधारों पर तो हैं ही, और राजनैतिक नतीजों में भी वो झलकती रहती हैं। लेकिन ये है कि वो वहाँ एक सक्रियता बनी रहती है, सबसे बड़ा राज्य है, 25-26 करोड़ आबादी है, और विभिन्न तरह के, मतलब यूरोप के आसपास की आबादी है, और पाकिस्तान से बड़ी अर्थव्यवस्था है। 80 सीटें हैं हमारी लोकसभा की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। और इस बार उसमें 2024 में जो झटका लगा भाजपा को, उसकी वजह से ही उसकी संख्या बल जो है, बहुमत अकेले जो चला जा रहा था पिछले 2 बार से, उस पे ब्रेक लग गया, बल्कि वो नीचे आ गया, और उसने तमाम अटकलों को जन्म दिया। ये और बात है कि बीजेपी ने उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार वगैरह जीत के उस पे पानी डाल दिया है।
लेकिन उस समय तो उनको निश्चित तौर पर एक भारी झटका वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने दिया था। हुँ, इसलिए योगी जी के होने का, वहाँ के मुख्यमंत्री होने का एक बड़ा मतलब राजनीति में है। और आप और हम चूँकि उसी प्रदेश से आते हैं, तो हम लोगों के पास निश्चय ही ज़्यादा हमारे जो सोर्सेज़ हैं इन्फॉर्मेशन के, जो रियल इन्फॉर्मेशन जिसे आप कहिए, जो नीचे से आती है एकदम समाज के, तो वो हमारे आपके पास ज़्यादा कौतूहल पैदा करने के लिए आती रहती है। तो फिलहाल तो ये लगता है कि ये एक मतलब नए साल में मेल मुलाकात के लिए एक यात्रा थी, जिसमें उन्होंने नए अध्यक्ष का चूँकि चुनाव हो चुका है, तो उनसे मुलाकात हो गई। प्रधानमंत्री जी से तो मिलने के लिए सभी तैयार ही रहते हैं, कोई न कोई बहाना हो। प्रधानमंत्री जी खुद भी लगभग सभी राज्यों में विभिन्न न्योतों में हमेशा ही अपने को व्यस्त पाते हैं, चूँकि सब जगह एक केंद्रीभूत मैसेज है जब से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं, कि जो भी उद्घाटन वगैरह के कार्यक्रम हों, हुँ, वो बिना पीएमओ से पूछे निर्धारित न किए जाएँ। तो जहाँ भी ज़रा भी ऐसा कोई मौका होता है, हुँ, जिसमें किसी किस्म का राजनीतिक लाभ हो सकता है उस उद्घाटन से, तो वो तो प्रधानमंत्री जी के ही खाते में जाता है। और हमारे प्रदेश में तो वैसे ही दूसरी तरह की चीज़ें बहुत होती हैं, जैसे राम मंदिर बन रहा है। अब राम मंदिर पर ही कई कार्यक्रम हो चुके हैं अब तक, हुँ, और अभी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहेंगे। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो वार्षिक भी किए जा सकते हैं। फिर जो दूसरे 2 धर्म स्थल हैं, जिनके बारे में छेड़-छाड़ धीरे-धीरे परवान चढ़ रही है, काशी हो या मथुरा हो, उनमें भी कुछ न कुछ चीज़ें लगी रहती हैं। विकास संबंधित मामले हैं ही, उनसे संबंधित बहुत चीज़ें होती रहती हैं। और चूँकि अब प्रधानमंत्री जी ने भी गुजरात की जगह उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपना लोकसभा चुनाव क्षेत्र बना लिया है, और 2 बार से वो वहाँ से जीत रहे हैं, 3 बार से अब तो। तो इसलिए भी एक अलग भूमिका उत्तर प्रदेश की हो गई है। ये सब मिला-जुला के एक परिस्थिति बनती है। अब उसके बाद उस पर, जिस पर आप इस बहस को ले जाना चाहेंगे या आपके दर्शक भी, कि आखिर ये जो अमित शाह जी और योगी जी में एक प्रतिद्वंदिता का भी भाव है, और उसको लेके जो कहानियाँ हैं मीडिया में और सोशल मीडिया में, उन कहानियों में तो बहुत तरह के भाव हैं। उनमें बहुत तरह की, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि इस डिस्पेंसेशन की एक ख़ासियत ये भी है कि इसमें से कोई सूचना जिसको आदमी बहुत ठोक बजा के कहे और जो प्रामाणिक साबित हो, बाहर नहीं आती। तो ज़्यादातर हम लोग जो है, एक ऐसे बक्से में हाथ डालते हैं जिसमें हमारे हाथ में, हमें पहले से नहीं पता होता कि हमें क्या मिल जाएगा या कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह का बक्सा है। ये धारणा कि दिल्ली के गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच जो एक रस्साकशी है, वो वहाँ के प्रशासन में, वहाँ के मंत्रिमंडल में, वहाँ की राजनैतिक गतिविधियों में बहुत तरह के रसरंजन पैदा करती रहती है। जो सामाजिक समीकरण है, उसमें जो प्रमुख जातियाँ हैं, चूँकि आपके पिछले कार्यक्रम में उसमें हम लोग बात कर चुके थे, तो मैं उसमें ज़्यादा वाक्य खर्च नहीं करूँगा, कि जो वहाँ की प्रमुख 2 सवर्ण जातियाँ हैं, राजपूत और ब्राह्मण, उनके बीच सत्ता में हिस्सेदारी को लेके हमेशा एक वो रहती कशमकश रहती है, वो जारी है। उसको वो सब हम लोग पिछली बार चूँकि उस पे बात कर चुके हैं। नई कशमकश ये है कि जो एसआईआर हुआ है, आज उसका अभी थोड़ी देर पहले चुनाव आयुक्त तो जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वो आंकड़े-वांकड़े जारी कर रहे थे। जब आपका कार्यक्रम का सूचना आई, तो हुँ, मैं उसके डिटेल्स अभी नहीं देख पाया हूँ, हुँ, और उसको एनालाइज़ करने का तो वक़्त नहीं मिला, कि आपके अगले किसी कार्यक्रम में करेंगे। तो वो एक चीज़ है जिस पे खुद योगी जी के बयान से एक गर्मी पैदा हुई थी। उन्होंने आंकड़े देकर बताया था कि करीब 4 करोड़ मतदाता यूपी से उनके हिसाब से कट रहे हैं। जो गलत कट रहे हैं, उनका ये तर्क था। तर्क आबादी के रेशियो के बारे में था, जिसमें उनको लगता था कि वो आंकड़ा 16 करोड़ के आसपास होना चाहिए, लेकिन वो 12 करोड़ के आसपास आ रहा था। लेकिन बाद में चुनाव आयोग की ओर से जो सूचनाएँ आई थी, उसमें वो 2 करोड़ 81 लाख के आसपास मतदाता कटने की बात थी। अब चूँकि फाइनल लिस्ट अभी-अभी थोड़ी देर पहले जारी हुई है, अब डिटेल्स आएँगे तो हम लोग देख लेंगे कि उसमें कितना उन्होंने क्या किया है। उसको लेके विपक्ष ने इसको काफ़ी बड़ा मुद्दा बना लिया था। विपक्ष का तर्क ये आया था कि देखिए, एसआईआर पे हम नहीं कहते, अब तो खुद आपकी पार्टी के देश के सबसे बड़े राज्य के 2-2 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को शक है
कि इसमें जो भी आप कर रहे हैं उसके तौर तरीके में खामी है। उनको लग रहा है कि 4 करोड़ मतदाता जो कम हो रहे हैं ये गलत हो रहा है। उनका तर्क आबादी के प्रतिशत के हिसाब से है कि ऐसा पिछले जो आंकड़े हैं उनके आधार पर उन्होंने 4 करोड़ की संख्या बताई है और 2.25 करोड़ आप भी बता रहे हैं। तो ये एक मुद्दा वहाँ राजनीतिक रूप से पैदा हुआ था। उसके बाद ये हमने देखा कि जो दोनों ग्रुप्स हैं, वो दोनों ग्रुप्स यानी बीजेपी में आह्वान किया गया खुद मुख्यमंत्री जी की ओर से और अन्य नेताओं की ओर से। इसी बीच वहाँ पार्टी के अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, जो उन्हीं के इलाके से चुने गए एक सांसद हैं, जो 6-7 बार वहाँ से सांसद रह चुके हैं। कुर्मी समाज के बीच बड़े प्रतिष्ठित नाम हैं, आर्थिक रूप से बहुत धनी हैं। उनकी नियुक्ति हुई, फिर उनके कुछ बयानों ने एक दूसरी हलचल की। उन्होंने जो ब्राह्मण विधायकों ने आपस में एक बैठक की थी, उसकी आलोचना की। वो सब थोड़े दिन गर्मी होती रही। इस बीच क्या हुआ है कि साहब, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके थोड़ी देर पहले वो सूचनाएं आई कि रमापति राम त्रिपाठी एक पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण नेता है, उनका एक बयान आया है। तो वो चूंकि ब्राह्मण समाज में बहुत से रिएक्शंस आ रहे हैं, तो पत्रकारों की ओर से पूछा गया था कि जब राजपूत समाज के विधायकों ने बैठक की तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, अन्य समाजों के लोग करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती, खुद जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी अपनी अपने समाज के लोगों से बैठक होती रही है, तो सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों को के विधायकों की बैठक पर ये आपत्तियां क्यों दर्ज की गई, वो भी बीजेपी में, और बीजेपी के जो अध्यक्ष चुने गए उनकी ओर से। तो ये इसका जवाब बार बार उनसे जगह जगह पूछा जा रहा था। तो रमापति राम त्रिपाठी जी ने उसका संदर्भ दिया कि हम तो भाई सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है, जो एक कहा जाता है जवाब। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, वो जो अभी प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में एक स्थल पे 3 मूर्तियों का अनावरण किया है, हमारे 3 वरिष्ठ नेताओं का, उसमें आपको देखना चाहिए देश के मतलब हमने जिन लोगों ने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है उनका सबका सम्मान किया गया, ये वो। अब उस पे सोशल मीडिया पे बहस चलने लगी। अब जाहिर है कि जिस समाज में जाति पर इतनी बात होती हो, तो उन मूर्तियों की जाति पे भी बात शुरू हो गई कि सारी मूर्तियां एक ही जाति की क्यों हैं। कुल मिला जुला के इस समय इस तरह की जुगलबंदियां चल रही हैं। लेकिन एसआईआर पर मैं एक चीज पा रहा हूं कि अखिलेश जी की पार्टी ने भी, जो बिहार में मुझे नहीं मिला था, अखिलेश जी की पार्टी भी इसकी छानबीन में सक्रिय है। जो भी उनकी सांगठनिक सामर्थ्य है उसको उन्होंने इसमें लगाया तो है। मतलब उन्होंने इसको खाली ऐसे नहीं जाने दिया है जैसा बहुत से विपक्षी दलों ने बहुत जगह जाने दिया। मसलन कई राज्यों में, जो बाद में खैर वो इशू आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश की पार्टी भी अंदर अंदर काफी काम कर रही है। आंकड़ों वगैरह की पड़ताल में, किसके नाम कट रहे हैं, किसके जुड़ रहे हैं, इन सब की देखभाल में। और जो हर जगह हो रहा है कि जो अल्पसंख्यक तबका है देश का, और हम उत्तर प्रदेश का भी, वो तो चूंकि डरा हुआ है, उसको ऐसा इतनी हल्ला गुल्ला किया गया है कि उसी में से रोहिंग्या बांग्लादेशी निकालना है। तो उसके तो लोग, बिहार में भी ऐसा हुआ था और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है, उनमें बहुत सक्रियता है। वो अपने नाम को संरक्षित सुरक्षित कराने के लिए बिना किसी पार्टी के सहयोग का इंतजार किए हुए स्वयं ही कम्युनिटी बेसिस पर भी, इंडिविजुअल बेसिस पर भी, और तमाम उनके लोग जो बाहर नौकरी वगैरह करते हैं, इवन विदेशों वगैरह में गए हैं, उन सबसे कागज मंगा के जमा वमा कराने के क्रम में उनमें सबसे ज्यादा सक्रियता है। सबसे मेरा ख्याल है इसमें नुकसान होगा तो दलित समाज के लोगों का ज्यादा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने गांव के भी संदर्भ से, औरों से भी, क्योंकि उनके लिए जो प्रतिनिधि पार्टी है ज्यादातर तौर पर बीएसपी और ये चंद्रशेखर जी की पार्टी, इन दोनों को मैं प्रदेश व्यापी इस मामले में बहुत सक्रिय नहीं पा रहा हूं। रैली बहुत बड़ी की थी मायावती जी ने, कहा गया कि उसको बीजेपी ने सपोर्ट किया था कि रैली सकुशल हो, बड़ी हो, और मायावती जी एक तीसरे कोण के तौर पर बदलें। मायावती जी के बयान में भी वही है, उनके इधर बयान वगैरह बढ़े हैं। और बीजेपी के अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स जो 2027 के चुनाव के लिए है, उसमें ये जरूरी है कि एक तीसरा पक्ष मौजूद रहे, जो अगर कुछ माइनॉरिटी में, कुछ ओबीसी में और दलितों में सेंध लगाता है 10-12%, 15% की, और अगर बहुत अच्छा करता है, जो पहले करता रहा है 18-19% तक की, अगर वहां तक पहुंच जाए तो ये बीजेपी के लिए बहुत सुविधाजनक हो सकता है। वो इसका प्रयास भी करेगी। वो ऐसा लगा कि मायावती जी की रैली के जरिए वो प्रयास किया गया है। लेकिन
ऐसा उसके बाद नहीं लगा कि वो स्वीकार्यता अ, उस समाज विशेष के आगे जो मायावती जी का अपना है, उससे आगे कहीं बढ़ पा रहा है। ज़रूर बहुत सारे कार्यकर्ताओं में जब रैली-वैली होती है और उसकी बातचीत होती है, तो थोड़ी बहुत सरगर्मी होती है, वो है। लेकिन वो उस तरह से प्रभावशाली ढंग से पूरे प्रदेश में असर डाल रही हो, नहीं दिखता। और एसआईआर में उनकी जो निष्क्रियता है और उनका कोई सांगठनिक हस्तक्षेप न होने से, मुझे ऐसी शंका है कि इस मत प्रतिशत में जो भी लिस्ट आएगी, उसमें हुँ, उन मतदाताओं का जो उनके समाज से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण परिवेश में हैं और जिनमें शिक्षा वगैरह की दिक्कत है और जिनके पास अगर संगठित तौर पर कोई जाके उनके फार्म वॉर्म भराने का काम नहीं करेगा, तो वो बहुत से रह जाएँगे। जी, अब देखते हैं कि इसमें क्या स्थिति बनती है। तो एक जनरल पिक्चर ये बन रही है। ये भी लग रहा है कि अभी योगी जी पर दाँव लगाने से बीजेपी यानी इस दाँव को बदलने के बारे में, लेकिन अगर वो सोच भी रही हो तो हमें आपको तो पता है इसका होगा नहीं। लेकिन प्रकट में ऐसा नहीं लग रहा है, फिलहाल। जी। देखिए, 2 बातें मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो ये है कि जो उत्तर प्रदेश का राज्य चुनाव आयोग है, जी, वो योगी जी के अधीन अधीन है। जी, उसके संचालक जो हैं राज प्रताप सिंह, वो योगी जी के अधीन हैं। जी, तो अभी पंचायतों का चुनाव कराने के लिए और स्थानीय निकायों को चुनाव कराने के लिए उन्होंने एक वोटर लिस्ट तैयार की है। जी, मतलब उनकी भी एक तरह की एसआईआर चल रही थी, जो अब वो पूरी हो गई है। जी, वो योगी जी को रिपोर्ट करते हैं। जी। योगी जी ने उनको नियुक्त करते हैं। मतलब ये एक नियुक्ति का जो जो भी बंदोबस्त है उसके हाँ, तहत। हाँ, और जो केंद्रीय चुनाव आयोग के जो वहाँ पे सीईओ हैं, वो हाँ। ज्ञानेश कुमार जी को रिपोर्ट करते हैं। जी, जी, जी। एसआईआर वहाँ चला रहे हैं। तो बहुत कम लोग इस बात की तरफ ध्यान दे पाए हैं कि 2 तरह की एसआईआर उत्तर प्रदेश में हो रही है। जी, जी, जी। तो जो योगी जी वाली एसआईआर है, उसे चलाने वालों ने योगी जी के कान में ये फुसफुसाया हुँ। कि ये और इस बताई कि ये हमारी वोटर लिस्ट में इतनी संख्या है। यानी वो केवल ग्रामीण उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट बना रहे हैं। जी, जी। उसमें शहरी उत्तर प्रदेश नहीं आता है। उसमें एक फ़र्क है अभय भाई, जी। उन्होंने इस तरह से बीएलओ वगैरह नियुक्त करके वो कार्रवाई नहीं की। नहीं, 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 वो तो मैं एसआईआर तो बाकायदा ये है, वो जी, तो दूसरे तरीके से कर रहे जी, हैं, जी। लेकिन वो ग्रामीण ग्रामीण मतदाताओं की सूची है। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। जब जो ज्ञानेश कुमार जी के सीईओ हैं, उन्होंने जब मतदाताओं की संख्या बताई, जी, तो वो मतदाताओं की संख्या, यानी पूरे उत्तर प्रदेश की मतदाताओं की संख्या बताई, तो उनकी संख्या और जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की संख्या बराबर निकली। जी, इसपे सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो उससे योगी जी ने अनुमान लगाया कि हमारे 4 करोड़ वोट जो हैं, 4 करोड़ वोट इसमें कट कट रहे हैं। जी, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण उत्तर प्रदेश से 4 करोड़ वोट ज़्यादा होने चाहिए थे योगी जी के अनुमान के अनुसार, इसलिए जी, उन्होंने वो बात कही थी, जी। 4 करोड़ वोट कस कट रहे हैं। पहली बात तो ये है। तो वहाँ पे एक इस तरह की उत्तर प्रदेश में प्रतियोगिता भी है। हुँ, दूसरा मुद्दा ये है कि ये भाजपा आला-कमान की समझ में आ गया है हुँ, कि योगी जी को अभी गद्दी से तो हटाया नहीं जा सकता। हुँ, चूँकि गद्दी से हटाया नहीं जा सकता, इसलिए इन्हीं के साथ में चुनाव लड़ना पड़ेगा। हुँ, हुँ। ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तब कहना भी पड़ेगा कि भाई इनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री चुनाव हो रहा है और हुँ, इन्होंने काम अच्छा किया है, ये भी कहना पड़ेगा। ये तो नहीं कह सकते कि काम खराब किया है। हैं? सही है। तो भाजपा आला-कमान कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, हुँ, ताकि जो एक तरह का अनमनापन है आला-कमान में और इनमें, हैं? वो अनमनापन दूर हो। सुना जी, ये जाता है कि जब योगी जी के निजी दायरे के पत्रकार उनसे मिलते हैं, जिनके सामने वो बेतकल्लुफ़ हो सकते हैं, जी, जी, तब वो बाकायदा मोदी और अमित शाह की जोड़ी का काफ़ी मज़ाक उड़ाते हैं। जी, जी, तब शायद वो इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि योगी के प्रधानमंत्री आहत ना हों उनकी बातों से, हैं? जी, जी, क्योंकि जी, सार्वजनिक रूप से तो वो नहीं कहते हैं कुछ भी। हुँ? जी, तो ये एक ऐसी स्थिति है, टकराव की ऐसी स्थिति है। जी, लेकिन अब आला-कमान ये चाहता है कि कुछ बीच का रास्ता निकल आए, ताकि जी, चुनाव तो हम सुरक्षित रूप से जीत जाएँ मतलब। जी, 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 कि ऐसा ना हो कि आपसी टकराव के कारण हम चुनाव जीतने में ही नाकाम हो जाएँ, फिर तो बिल्कुल ही कबाड़ा हो जाएगा। जी, जी, मुझे ये भी लगता है कि ये जो नए साल के बहाने जो बातचीत हो रही है, हुँ, मेल-मुलाकात हो रही है, इसके पीछे वो प्रयास हैं। अब चुनाव अगले साल होना है और अगर इस साल 6, 7, 8 महीने तक ये सब पैचअप नहीं हुआ जी, और दोनों के बीच का अनमनापन दूर नहीं हुआ, तो टिकटों के बँटवारे के आने-आने तक झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
लगभग वैसी स्थिति हो जाएगी जैसी लोकसभा चुनाव के दौरान थी, जब अमित शाह ने योगी जी के कहने पे एक भी टिकट देने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल। हाँ, तो ये सब समस्या है। अभी मान लो योगी जी कह रहे हैं जितने टिकट दिए जाएंगे, क्या उनको अमित शाह वगैरह पूरे संसाधन भी देंगे कि नहीं देंगे? जी। क्योंकि अगर योगी जी को हटाना चाहते हैं तो योगी जी के बंदों को चुनाव हरवाना पड़ेगा उन्हें। और अगर हाँ, तो ये सब पेचीदगियां हैं। मुझे जी। लगता है उसकी भी कोशिश होते हुए दिखाई पड़ रही है। जी। एक बात हमने देखी है, ये जो इस समय का डिस्पेंसेशन है, बिहार में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा। ये कैमोफ्लेज बहुत करता है। तो और ये कैमोफ्लेज इसलिए करता है कि सामने वाले लोग उस आधार से अपने फैसले कर लेते हैं और फिर बाद में नुकसान उठाते हैं। जैसे ये पूरी कहानी इसने कैमोफ्लेज की थी कि नीतीश कुमार और बीजेपी में बहुत अंतर्विरोध है और नीतीश कुमार के मतदाता जो है वो बीजेपी को हरा रहे हैं और बीजेपी के मतदाता नीतीश कुमार को हरा रहे हैं, और ये सब बाकायदा शीर्ष लेवल पर हो रहा है बिहार में। बाद में ये सब झूठ पाया गया। चुनाव के दौरान तक सब लोग, हमारे जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये सब बताते रहे, विभिन्न कार्यक्रमों में बताते रहे। बहुत सीनियर लोग जिन्होंने अच्छा 4-4, 5-5 दशक गुजारा है और जिनके एक्सेस हैं पॉलिटिकल लोगों में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी, लेकिन वो सब इस तरह की कहानियां प्रचारित करते रहे और रियलिटी में वो फील्ड में फिर नहीं मिली। तो देखिए, चुनाव लड़ते समय ये टीम टिकट किसको बांटे वो सब अलग है। निश्चित तौर पर उन सब चीजों में पूरा कब्जा ये जो गुजराती डिस्पेंसेशन है ये अपने हाथ में रखता है। ये तो कोई शक नहीं, कोई राज्य हो, कहीं का हो, ये कब्जा इनका, और ये बहुत लेवल तक से स्वीकृत रहता है। जैसे योगी जी भी पिछले लोकसभा चुनाव में जो भी उन्होंने किया करा हो, लेकिन वो खुल के, इसके बावजूद कि उनके 2 टिकट वो मांग रहे थे, कानपुर का और एक गाजियाबाद का, दोनों नहीं मिले उनको। लेकिन अंदर खाने उन्होंने क्या किया हमें नहीं पता, लेकिन बाहर से सब जगह वो उपलब्ध थे। और उसके बाद बाई इलेक्शंस वगैरह तो खैर चूंकि उनके हाथ में थे, तो अपना उन्होंने प्रशासनिक तौर पे जो किया सो किया। जो चुनाव होगा, अभी भी हम इसको बहुत फाइनलिटी से नहीं कह सकते कि वो योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव होने तक, क्योंकि ये लोग बहुत ही ढंग से, इनका अलग, पूरा ही सब कुछ अलग है काम करने का तौर तरीका, और उसमें बहुत सारी नई चीजों का ये उपयोग करते हैं, बहुत किस्म के अध्ययन कराते हैं। ये जरूर है कि योगी जी एक ऐसे फैक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं, देश भर में जिनके बारे में लोगों को ये अनुमान है कि वो विद्रोह भी कर सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे मेरा ये ख्याल बदल रहा है कि वो विद्रोह कर पाएंगे। ये मैं भी इससे सहमत होता था लोगों से, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि वो, इसके बावजूद कि आरएसएस की ट्रेनिंग से नहीं आए हैं, इसके बावजूद कि वो मूल रूप से कभी बीजेपी के नहीं थे, उनकी अपनी एक पीठ थी गोरखपुर और उसके चारों तरफ के जिलों में, उसका असर था, उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स थी जो बीजेपी से आगे की पॉलिटिक्स है, जो आरएसएस को तो सूट करती है लेकिन हिंदुत्व बोगी को सूट करती है। लेकिन जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है इस समय मोदी जी का, शाह जी का, उसमें कई जगह वो अड़चन भी है। लेकिन इसके बावजूद अब धीरे धीरे मैं पा रहा हूं कि योगी जी डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कुछ ऐसे अफसरों को वहां से हटाया बहुत महत्वपूर्ण जगहों से, जैसे एक तो उसमें से सूचना विभाग ही उनका देखते थे, उनका सारा कैंपेन देखते थे, और कोयम्बटूर और केरल तक हमें उनके होर्डिंग्स दिखते थे, सारे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पर, और सब जगह योगी जी छाए हुए थे। 1500-1600 करोड़ का बजट था विभिन्न राज्यों के, तो ये बहुत बड़ा बजट है। इतना बड़ा बजट तो मतलब केंद्रीय बजट के बाद प्रचार का इतना बड़ा बजट किसी और के पास सवाल ही नहीं था, और उसका असर दिखता था। और लेकिन एकाएक उनको हटाया गया और बहुत गैर गंभीर जगहों पे पोस्ट किया गया, उनकी बारे में तमाम अफवाहें उड़ी। एक उनके और सलाहकार थे, उनके बारे में इस तरह से अफवाहें थी, लेकिन अब तो वो अपने पद पर पाए गए, पत्रकार कोटे से आए थे। लेकिन कुल मिला के हिले डुले कुल चीजें। दूसरी तरफ से भी था, एक जो सज्जन प्रधानमंत्री के कार्यालय से में काम करते रहे और उनको यहाँ से भेजा गया उत्तर प्रदेश, उनके बारे में जब वो गए तो हल्ला उड़ा कि यही योगी जी को रिप्लेस करेंगे। लेकिन वो धीरे धीरे पता लगा कि वो अब एक विभाग के मंत्री तो हैं, लेकिन वो विभाग ही है जो सबसे ज्यादा, जिसकी आलोचना होती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अलोकप्रिय बनाने में उनके ही विभाग का सबसे बड़ा योगदान बताया जाता है। और उनकी लोकप्रियता का आलम अब ये हो गया कि एक जमाने में तो लोग उन्हें पीएम का आदमी समझते थे,
उनका ही दरबार लगता था। अब वो लोगों को बुलाते रहते हैं, लोग अवॉइड करते हैं। तो कुल मिला-जुला के एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें योगी जी उपस्थित हैं भी, लेकिन वो डिसिप्लिन में कुछ-कुछ उन्होंने अपने को एडजस्ट किया है। तो ऐसा हो सकता है कि बिना किसी हम लोग उम्मीद कर रहे हों कि वो विद्रोही हो जाएँगे या ऐसा कुछ करेंगे या ऐसा कर नहीं सकता नेतृत्व, और हमारे सामने नतीजा ये आया कि नहीं, नेतृत्व ने ऐसा कर दिया चुनाव से कुछ दिन पहले, ज़रूरत के हिसाब से, सामाजिक समीकरणों के हिसाब से और अपनी जो भी उनकी रणनीति है उसके हिसाब से, और योगी जी को हमने विद्रोह करते हुए भी नहीं देखा। ऐसी भी परिस्थिति को हमें मतलब अनुमान में रखना चाहिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है। जी। जी, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जिस तरफ आपने इशारा किया है, वो बड़ी नाज़ुक तरीके से आपने उस पे अपनी उँगली रखी है जी। कि आपको लगता है कि इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डोमेस्टिकेशन, जिसको पालतूपन भी कहते हैं, कि धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने की जो शैली है, वो शैली योगी जैसे एक ऐसे व्यक्ति को जो कि बाहर बाहर के इलाके से लाया गया है अंदर, हैं? जी। उसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, अपने जैसा, अपने रंग में उसने धीरे-धीरे करके रंग लिया है पिछले 7-8 साल में। और योगी जी को भी लग रहा है कि अगर इस पूरे इलाके का उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करना है, अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, और तो फिर उन्हें वैसे ही बनना होगा जैसा एक संघ से आया हुआ व्यक्ति होता है या भाजपा की कतारों से निकला हुआ एक जी। व्यक्ति होता है। जी। और अगर वो विद्रोही मुद्रा में रहेंगे और अभी सत्ता के शीर्ष है, उनको चुनौती देते रहेंगे, तो हो सकता है उनके प्रति लोगों में अरुचि पैदा हो जाए। एक और इस बारे में उल्लेख करना ठीक होगा। देखिए, पार्टी का अध्यक्ष बनाने के सवाल पर पिछले 2-3 सालों से मीडिया में हम लोग बहुत तरह की चीज़ों पे बात करते रहे। हम लोग तो चूँकि प्राइवी नहीं हैं बीजेपी के अंतःकक्ष के, लेकिन जो लोग जिन्हें हम प्राइवी समझते रहे, जिन पत्रकारों को, उन तमाम पत्रकारों में से भी किसी को ये गुमान तक न था कि ये जो हुआ वो ऐसे होगा। यानी जो नवीन साहब आके अध्यक्ष बनाए गए, वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, इनका नाम किसी ने 1000वें नंबर पे भी नहीं लिया था कभी। और कहानियाँ ये थी जिनको तरह-तरह से पेश किया जाता था, उन्हीं द्वारा जिनको हम समझते हैं कि वो प्राइवी हैं इस डिस्पेंसेशन की सूचनाओं के, और जिन्हें हम उनके पक्षकार के रूप में पाते भी हैं, उनके तर्क करते हुए विभिन्न चैनलों पर और अपने यूट्यूब फॉर्मेट्स पर। उनमें से हमने ज़्यादातर को देखा था कि वो इस कहानी को हवा देते हुए वो भी मिलते थे कि आरएसएस दबाव डाल रहा है, आरएसएस संगठन को कभी नहीं छोड़ेगा, चूँकि वो कहता है कि ठीक है सरकार आप चलाइए, संगठन हमारा है, संगठन हमने बनाया, वो हमारा आनुषंगिक संगठन है, संगठन पर हमारी राय आपसे अव्वल होगी। इस तरह की बातें बहुत सीनियर लेवल पे लोगों ने मुझसे भी शेयर की हैं, और मैं नहीं समझता कि वो मुझसे चालबाजी कर रहे थे। मुझे अब यकीन होता है कि उनको भी नहीं पता था, और वो ये दिखाने के लिए मुझे कि उनको पता होता है, ये थ्योरी रच रहे थे, जो थ्योरी उस समय प्रचलन में थी। मतलब ये उनकी योग्यता नहीं थी, ये दरअसल उनको पता नहीं था, लेकिन वो मेरे सामने स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि उनको सचमुच में अंतःपुर का कुछ नहीं पता। लेकिन साबित हुआ कि दरअसल उन लोगों को भी कुछ नहीं पता चलता इस डिस्पेंसेशन में। और ये जो कहानी थी कि आरएसएस बिल्कुल गुजराती लॉबी को कसे हुए है और अपना बनाएगा, और बहुत सारे हमारे यहाँ जो मूर्खतापूर्ण यूट्यूब पे प्रयास होते रहते हैं, जिन्होंने चीज़ों को बहुत नष्ट कर दिया है, जिस पर हम लोग लगभग हर कार्यक्रम में एक आध टिप्पणी करते ही हैं, कि वो लोग तो साहब कहाँ-कहाँ से ऐसे-ऐसे नामों को अध्यक्ष बना रहे थे। जैसे एक सज्जन जो एक समय आरएसएस के प्रांत प्रचारक हुआ करते थे गुजरात में, जिनको मोदी जी ने बहुत ही अपमानित करके वहाँ से बेदखल किया था, और तब से वो आज तक बेदखल ही है। कुछ लोग कह रहे थे आरएसएस उनके नाम पे अड़ा हुआ है और इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, और ये जो नाम भेजते हैं उसको आरएसएस फाड़ के फेंक देता है, और वगैरह-वगैरह। इस जैसे एप्स्टीन फाइल पे हजारों कहानियाँ फर्जी आई, वैसे अध्यक्ष बनाने पर भी उससे भी ज़्यादा कहानियाँ, फर्जी कहानियाँ हमारे प्रचलन में थी। लेकिन हम उन कहानियों को कूड़ेदान में छोड़ते हुए इस सिचुएशन को लें कि हम ये पा रहे हैं कि जो हम इस डिस्पेंसेशन के बारे में जो भी अनुमान हमारे थे, हमें स्वीकार करना चाहिए कि वो सटीक नहीं थे, और इनका कब्जा, इनका कंट्रोल, इनकी सामर्थ्य, इसमें कोई कमी नहीं आई है।
बल्कि बार-बार इन्होंने साबित किया है कि वो एकदम आयरन क्लैड ढंग से बड़ी मजबूती से वहाँ पर मौजूद है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा कहना है कि अभी तक जो हम लोग और हमारे मीडिया के साथी हैं, चाहे वो किसी भी लॉबी से जुड़े होने का दावा करें, मुख्य तौर पर किसी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच के जो संबंध हैं, उन संबंधों को परफेक्टली डिकोड नहीं कर पाया है। जी, जी, जी। इस तरह डिकोड नहीं कर पाया है कि वो हमेशा जब पूर्वानुमान लगाएँ, तो जी, पूर्वानुमान उनका एक हद तक सही हो। जी, अक्सर लोगों के पूर्वानुमान पूरी तरीके से गलत साबित होते हैं। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के सवाल पे भी पूर्वानुमान गलत साबित हुए। जी। प्रादेशिक अध्यक्ष बनाने के सवाल पे कुछ-कुछ सही साबित हुए, लेकिन पूरी तरह ऐसी बात हाँ, ही नहीं कि सब लोगों ने पंकज चौधरी का नाम पता ही लगा लिया था जी, मतलब। जी, जी। हाँ, वो भी नहीं है। योगी जी को हटाने या रखने के सवाल पे सारे पूर्वानुमान गलत ही साबित होते रहते हैं। जी, तो इस मामले में हम लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए और मुझे लगता है कि भाजपा का आलाकमान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक आपसी समझदारी तलाश रहे हैं। जी। दोनों को मिलकर अगला साल भर, डेढ़ साल, अगला साल, सवा साल साथ-साथ गुज़ारना है। मैं चुनाव तो साथ-साथ लड़ना है, मैं इसमें चुनाव अपनी ये साथ-साथ राय लड़ना है और जोड़ दूँ अपने आप मैं सब इसमें तब तक अपनी ये खेल राय खत्म हो जोड़ जाए। दूँ जी, मैं इसमें अपनी ये राय जो मुझे लगता है कि योगी जी ने इस डिस्पेंसेशन के साथ हाथ मिला लिया है। हाथ मिला ली। मैं बिल्कुल इसमें ये ठीक, कहूँगा। बिल्कुल ठीक। इसका ये भी एक मतलब निकाला जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। हम लोग बिल्कुल एक नए आकलन तक इसमें पहुँचे हैं। नहीं, आपसे देखिए बात हम करके हमेशा आनंद आता है और अब आप भी देखिए हमें नया आकलन हम लोगों का यथार्थ की कसौटी में सही उतरता है कि नहीं उतरता है। मैं भी इस आकलन में आपके साथ हूँ। जी, जी, ठीक नमस्कार। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक रहा साहब?